गो फर्स्ट को लेकर क्या है बैंकों की तैयारी? एमएससीआई ने अदानी ग्रुप को क्या झटका दिया? स्पाइसजेट के दिवालिया होने पर एमडी अजय सिंह ने क्या कहा? जी सोनी मर्जर को लेकर क्या है अटकलें? आइशर मोटर्स क्यों बना निफ्टी का टॉप गेनर? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। पहली खबर, बीते 24 घंटे में कर्ज में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट से जुड़े कई बड़े अपडेट आए हैं। पहला ये कि एनसीएलटी की ओर से नियुक्त आईआरपी यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने गो फर्स्ट के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी की ओर से दिवालिया की अर्जी अपनी तरह का पहला मामला है। यहां कंपनी को कोई लेनदार नहीं लाया, बल्कि कंपनी ने खुद कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही आईआरपी ने यह भी कहा कि कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए कंपनी को पूंजी जुटाने की जरूरत होगी। दूसरा अपडेट यह है कि विमान लीज पर देने वाली कंपनी एसएमबीसी एविएशन के बाद गुरुवार को दो और कंपनियों जीवाई एविएशन और एसएफवी एयरक्राफ्ट होल्डिंग ने भी एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत यानी एनसीएलटी में अपील की है। वजह वही है कि मॉरिटोरियम लगने के बाद कंपनियां विमान वापस नहीं ले सकती। इसके अलावा तीसरा अपडेट यह है कि बैंक मौजूदा तिमाही में गो फर्स्ट के खातों को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2023 तक गो फर्स्ट का खाता स्टैंडर्ड था, पर जून में खत्म तिमाही के आधार पर इसे एनपीए घोषित किया जा सकता है बैंकों की ओर से। दूसरी खबर, अदानी ग्रुप को लेकर शुक्रवार को 4 अलग अलग खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि एमएससीआई इंडेक्स में मई के रिव्यू के बाद हुए फेरबदल में अदानी समूह की दो कंपनियों अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन को इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है, जबकि बाजार का अनुमान था कि केवल इन कंपनियों के वेटेज में कमी की जाएगी। एमएससीआई के इस फैसले से अदानी टोटल गैस में $18.6 करोड़ और अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में $20.1 करोड़ की बिकवाली आने की संभावना है। दूसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप की ओर से मिडिल ईस्ट और यूरोपीय निवेशकों से $2 से $2.5 अरब जुटाए जा सकते हैं। इस ग्रुप की ओर से अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल और अदानी ग्रीन में हिस्सेदारी बेचने की चर्चा है, जिस पर शनिवार को बैठक होने वाली है। तीसरी खबर यह है कि सऊदी अरब के बड़े ग्रुप इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी यानी आईएचसी की ओर से यह कहा गया है कि वह अदानी की ओर से लाए जाने वाले बॉन्ड या शेयर की बिक्री में हिस्सा नहीं लेंगे। चौथी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदानी मामले की जांच पूरी करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी है, जबकि सेबी ने 6 महीने के समय की मांग की थी। इस मामले में सोमवार 15 मई को फिर से सुनवाई होगी। तीसरी खबर, नकदी की कमी से जूझ रही लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट के एमडी अजय सिंह ने साफ किया है कि बिजनेस पार्टनर्स को शांत करने के लिए फिलहाल कंपनी की खुद को दिवालिया घोषित करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि कंपनी के लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियां स्पाइसजेट पर बकाया रकम चुकाने का दबाव बना रही हैं। इन कंपनियों को डर है कि कभी स्पाइसजेट भी गो फर्स्ट का रास्ता ना अपना ले। दरअसल सोमवार 8 मई को एनसीएलटी में स्पाइसजेट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू किए जाने की अर्जी पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद एनसीएलटी ने स्पाइसजेट को एक नोटिस जारी किया था। ये अर्जी लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनी एयर कैसल ने दी थी। एयर कैसल ने कहा था कि स्पाइसजेट ने उसका पेमेंट डिफॉल्ट किया है। हालांकि स्पाइसजेट ने जवाब में कहा कि कंपनी ने एयर कैसल से कोई भी विमान लीज पर नहीं ले रखा है और इस अर्जी से कारोबार पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। अब इस मामले में एनसीएलटी में 17 मई को अगली सुनवाई होगी। चौथी खबर, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड की अपने 2000 करोड़ रुपए के दिक्कत वाले यानी स्ट्रेस्ड लोन बेचने की योजना है। ये लोन 7 से 8 खातों से जुड़े हुए हैं, जिसमें रेडिसन ब्लू की प्रॉपर्टीज के लोकल मालिकों को दिए गए लोन भी शामिल है। एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर पूरा होने से पहले एचडीएफसी की ओर से अपने दिक्कत वाले लोन को बेचने की ये आखिरी कोशिश है। इन लोन्स को बेचने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड की एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। पिछली तिमाही में एचडीएफसी को ओमकारा एआरसी से 1100 करोड़ रुपए की बोली मिली थी, पर यह बोली एचडीएफसी लिमिटेड की उम्मीद से कम थी, जिस वजह से यह सौदा पूरा नहीं हो पाया था। वित्त वर्ष 2023 में एक्रे ने डेवलपर्स के लोन को 2 बार करीब 50% की लोन वैल्यू पर खरीदा था। पांचवी खबर, वॉलमार्ट के मालिकाना अधिकार वाली पेमेंट्स कंपनी फोन पे की भारत में लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि फोन पे का भारत में आईपीओ आ सकता है। ये जानकारी वॉलमार्ट के प्रेसिडेंट और सीईओ डग मैकमिलन ने एक इंटरव्यू में साझा की है। उन्होंने ये भी कहा कि फोन पे का भारत में कारोबार काफी मजबूत है और तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही अगर फोन पे ई कॉमर्स कारोबार में एंट्री लेने का फैसला करती है तो वो अपनी सिस्टर कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ मुकाबला नहीं करेगी, यानी उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी, क्योंकि दोनों कंपनियां अलग अलग तरह के ग्राहकों को सेवाएं मुहैया करवाएंगी।
छठी खबर, जी एंटरटेनमेंट के शेयर में शुक्रवार 12 मई को 6.6% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि दिन के निचले स्तर से शेयर में अच्छी रिकवरी हुई और शेयर करीब 3% की ही गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के दौरान शेयर ने 179.30 का इंटरडे लो भी टच किया। शेयर में गिरावट के पीछे वजह है दोनों एक्सचेंजों यानी बीएसई एनएसई और एनसीएलटी के बीच हुई वार्ता। दरअसल बीएसई और एनएसई ने एनसीएलटी को सूचना दी है कि स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन दोनों एक्सचेंजों से शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी या एसजीआरएल के ऑर्डर से जुड़ी जानकारी एनसीएलटी के साथ साझा करने के लिए कहा है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 26 अप्रैल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सेबी ने 25 अप्रैल को शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, पूर्व चेयरमैन अमित गोयनका, प्रमोटर जेनियर इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स के अलावा 5 अन्य एंटिटीज को ऑर्डर कम शोकोस नोटिस जारी किए हैं। आपको बता दें कि एनसीएलटी में जी सोनी मर्जर को लेकर भी सुनवाई चल रही है। शायद इसीलिए बाजार में जी एंटरटेनमेंट के शेयर को लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट शुक्रवार के सेशन में बनता हुआ दिखा। सातवीं खबर, गुरुवार 11 मई को जापान के निवेशक सॉफ्टबैंक ने एक अपडेट जारी कर बताया कि उसने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में इस साल कुल 2.07% हिस्सेदारी बेची है, जो कि कई चरणों में की गई है। यह हिस्सा फिक्री 10 फरवरी से 8 मई के दौरान ओपन मार्केट के जरिए की गई है, जिससे सॉफ्टबैंक को 1.3 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचकर करीब $12 करोड़ की रकम मिली है। इस हिस्सा बिक्री के जरिए सॉफ्टबैंक की अपनी सहयोगी कंपनी के जरिए हिस्सेदारी 13.24% से घटकर 11.17% पर पहुंच गई है और यह हिस्सेदारी मार्केट रेगुलेटर सेबी के टेक ओवर नियमों के अनुपालन के चलते ही बेची गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में भी सॉफ्टबैंक ग्रुप ने ब्लॉक डील के जरिए पेटीएम में 4.5% हिस्सेदारी बेची थी, जिससे ग्रुप को $20 करोड़ की रकम मिली थी। दरअसल सॉफ्टबैंक को वित्त वर्ष 2022-23 में अपने निवेश पर करीब $32 अरब का रिकॉर्ड घाटा हुआ है। ये नुकसान वित्त वर्ष 2021-22 में हुए नुकसान के मुकाबले करीब 2 गुना है। अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए सॉफ्टबैंक ने इस साल कई स्टार्टअप्स में अपनी हिस्सेदारी बेची है। सॉफ्टबैंक ने भारत में भी कई स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है, जिनमें पेटीएम, पीबी फिनटेक, डिलीवरी जैसे नाम शामिल है और पिछले कुछ महीनों में इन सभी स्टार्टअप्स में सॉफ्टबैंक ने अपना हिस्सा धीरे धीरे कम किया है। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट की और कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे क्या वजह रही है उसको भी समझते हैं। पहली खबर, शुक्रवार 12 मई को आयशर मोटर्स के शेयर में 7% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग भी करीब 6% के आसपास की बढ़त के साथ हुई। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में ये शेयर शुक्रवार को सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था, यानी निफ्टी का टॉप गेनर रहा और वजह है चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे और नतीजों के बाद आई मैनेजमेंट की कमेंट्री। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 3,193 करोड़ रुपए से 19.1% बढ़कर 3,804 करोड़ रुपए पर रही। वहीं कामकाजी मुनाफा 757 करोड़ रुपए से 23% बढ़ा है 934 करोड़ रुपए पर रहा। कामकाजी मार्जिन 23.7% से सुधरकर 24.5% पर रहे हैं, जबकि बाजार अनुमान कर रहा था कि मार्जिन 24% के आसपास ही रह सकते हैं और मुनाफे में भी करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा 610 करोड़ रुपए से बढ़कर 906 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि इसमें अन्य आय बढ़ने से भी सपोर्ट मिला है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 के लिए कंपनी की मांग को लेकर मजबूत गाइडेंस भी आई है। साथ ही रॉयल एनफील्ड ने ईवीज और पेट्रोल बाइक्स में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी घोषणा की है, जिससे मार्केट को काफी ज्यादा उत्साह मिला। दूसरी खबर, गुरुवार शाम को चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने के बाद मिडकैप आईटी कंपनी जेंसा टेक के शेयर ने शुक्रवार को 343 रुपये 50 पैसे का 52 हफ्ते का उच्चतम सर्च हुआ। नतीजों के बाद शेयर में 10% तक का उछाल देखने को मिला, जो कि बीते करीब 3 महीने में सबसे बड़ा एक दिन का उछाल था। दरअसल दिग्गज आईटी कंपनियों के विपरीत जेंसा टेक के नतीजे काफी दमदार रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी की आय तिमाही दर तिमाही 1198 करोड़ रुपए से 1.3% बढ़कर 1213 करोड़ रुपए के आसपास रही। एबिट यानी कामकाजी मुनाफा 85.2 करोड़ रुपए से 65% बढ़कर 141 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया और एबिट मार्जिन 7.11% से सुधरकर 11.6% पर रहे हैं। मार्जिन में तिमाही दर तिमाही 4.5% का बड़ा सुधार देखने को मिला और कामकाजी स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के चलते मुनाफा तिमाही दर तिमाही 76.5 करोड़ रुपए से करीब 56% बढ़कर 119.2 करोड़ रुपए पर रहा। इसके अलावा डॉलर आय ग्रोथ 1.1% बढ़कर 14.75 करोड़ डॉलर पर रही। बीती 2 तिमाही से डॉलर आय में गिरावट देखने को मिल रही थी और इस बार डॉलर आय में बढ़त के चलते शेयर में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। तीसरी खबर, यह खबर भी एक मिड कैप आईटी कंपनी से ही जुड़ी हुई है, जिसके गुरुवार शाम को चौथी तिमाही के नतीजे जारी हुए। ये कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, जिसका शेयर शुक्रवार को 12% तक उछला और दिन के दौरान जब क्लोजिंग हुई तो 14% की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इंटरडे में शेयर ने
534.20 का उच्चतम स्तर भी छुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी की आय तिमाही दर तिमाही 12.5% बढ़कर 615.5 करोड़ रुपए पर रही है। एबिडा यानी कामकाजी मुनाफा 41.3% बढ़कर 136.6 करोड़ रुपए पर रहा। तिमाही के दौरान एबिडा मार्जिन 22.2% पर रहे हैं, जो कि 4.5% का सुधार है तिमाही दर तिमाही आधार पर। वहीं मुनाफा 45.6% बढ़कर 91 करोड़ रुपए के आसपास रहा। इसके अलावा एक और फैक्टर है नतीजों में जो कि काफ़ी मजबूत रहा, और वो है वॉल्यूम का। अक्टूबर 2015 के बाद कंपनी के वॉल्यूम उच्चतम स्तर पर रहे हैं, जिस वजह से शेयर में दमदार एक्शन देखने को मिला। चौथी खबर, निजी क्षेत्र के छोटे बैंक साउथ इंडियन बैंक ने भी बाकी बैंकों की तरह ही चौथी तिमाही में दमदार नतीजे जारी किए। अच्छे प्रदर्शन के चलते शुक्रवार को शेयर 11.5% तक उछला। तिमाही के दौरान बैंक की NII यानी शुद्ध ब्याज आय 597.7 करोड़ रुपए से 43.4% बढ़कर 857 करोड़ रुपए के आसपास रही। साथ ही बैंक का मुनाफा 272 करोड़ रुपए से 23% बढ़कर 334 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। तिमाही के दौरान बैंक का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। इसकी वजह है प्रोविजनिंग में कमी। साल दर साल बैंक की प्रोविजनिंग 77.7 करोड़ रुपए से 50% घटकर 39 करोड़ रुपए पर रही, क्योंकि एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है, जिससे मुनाफे को सपोर्ट मिला। ग्रॉस NPA 5.9% से घटकर 5.14% पर रहे। वहीं नेट NPA 2.97% से घटकर 1.86% पर रहे हैं। बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIMs में भी वृद्धि हुई है। तिमाही दर तिमाही NIM 3.5% से सुधरकर 3.67% पर रहे हैं। Q4 में बैंक के NIMs भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर देखने को मिले हैं। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि सोमवार के बाजार में कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पे असर डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो 12 मई को भारत के अप्रैल के CPI महंगाई और मार्च के IIP के आंकड़े आए हैं। उसका भारतीय बाजारों पर किस तरह का असर होता है वो देखना होगा। साथ ही UK के Q1 GDP के आंकड़े भी शुक्रवार शाम को आए हैं। उस पर यूरोपियन मार्केट्स, US के मार्केट्स और फिर बाद में इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना होगा। 13 मई की जहां तक बात है, शनिवार को 2 नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। FNO साइड से नवीन फ्लोरिन, इसके नतीजे जारी होंगे, और कैश सेगमेंट में डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इसके नतीजे जारी होंगे। इस पर बाजार की नज़र सोमवार को रहेगी। साथ ही 13 मई की अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। इसमें क्या फैसला आता है, कितनी पूंजी जुटाई जाएगी, इस पर बाजार की खास तौर पर नजर रहेगी। थेमिस मेडिकेयर, इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें नतीजों के ऊपर बोर्ड विचार करेगा, और नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट यानी कि शेयर विभाजन, इसके ऊपर भी बोर्ड विचार करेगा। क्या फैसला आता है इस पर 15 मई यानी कि सोमवार को मार्केट में रिएक्शन देखना काफ़ी अहम होगा। इसके अलावा गुजरात थेमिस बायो की बोर्ड बैठक भी होने वाली है। नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट पर इस कंपनी का बोर्ड भी विचार करेगा, जिस पर खास तौर पे बाजार की नज़र रहने वाली है। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का पूरा दिन भर का हाल पता चल गया होगा, और स्टॉक्स के एक्शन के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।